हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की। तो आज इस वीडियो में 31 अक्टूबर 2018 का जो आपका सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन वाला पेपर सेकंड ग्रेड का हुआ था उसकी चर्चा करेंगे। और आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 7-8 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाला है या उसकी तैयारी कर रहा है इन फ्यूचर में कभी भी, तो आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि उससे आप लोगों के रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं वह ईजी वे में सही हो जाए और आपके अच्छा स्कोर बने। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं, एक आपके सब्जेक्ट के जो होते हैं वो, और सेकंड पेपर रहता है वो 2, और यहाँ पर फर्स्ट पेपर जीके का होता है जिसमें आप लोगों को पासिंग मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होता है। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखे इस टाइप से मैं यहाँ पर मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, मेहमद आभूषण पहना जाता है। मेहमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? महिलाओं के जो आभूषण से क्वेश्चन आया हुआ है वो है मेहमद आभूषण। आपके जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा सिर पर। कहाँ पर पहना जाता है मेरे दोस्त? सिर पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा सिर पर जो है मेहमद पहना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, विजयदान देथा का संबंध है। विजयदान देथा का संबंध किससे है? तो विजयदान देथा का संबंध है लोक साहित्य से। ठीक है ना, लोक साहित्य से विजयदान देथा का संबंध है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो चौहान वंश का ये जो है महत्वपूर्ण साधन है। कौन सा? बिजोलिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। तो महाराणा प्रताप की जो भील सेना थी उसका कमांडर था राणा पुंजा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो ध्यान से इनको सोल्व कीजिएगा और देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन जो है महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो किस स्थल को यहाँ पर जो है ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो है आहार सभ्यता, उदयपुर में। ठीक है, तो इसको कहते हैं ताम्रवर्ती नगरी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो गद्दी पर कब बैठे थे? 1574 में ये गद्दी पर बैठे थे। सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन जो है 1574 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो कुल कितना है? 10.41%। ये आप लोगों को मैं बता दूं, राजस्थान अध्ययन का जो आप लोगों के आरबीएससी बोर्ड की जो बुक्स चलती है 6ठी क्लास का पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप लोग आरबीएससी को ज़्यादा फॉलो करेंगे तो आपके यहाँ पर काम आसान हो जाएगा पहले पेपर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलिखित नहीं है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलिखित नहीं है। तो माही की जो सहायक नदियाँ हैं वो सोम और जाखम है, ये करेक्ट है। काली सिंध की जो है परवन सहायक नदी है, बिल्कुल। साबरमती की माजम है, ये भी सही है। बाकी जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये पहला ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सेकंड, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिख रहा है गंभीरी वाला, ये यहाँ पर गलत है और गलत ही आप लोगों से सही के रूप में क्वेश्चन में पूछा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त पहला आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो कौन से जिले में है? जैसलमेर में। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर कुछ वर्षा होती है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर जैसलमेर में मापी गई है। करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए।
निम्नलिखित को यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो देखिएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र, ये आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ है उसको कांठल क्षेत्र भी कहा जाता है, पर ये पूरा तीनों कंबाइन जो है ये बांगड़ क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है? बांगड़ क्षेत्र में। अगर स्पेशल आपसे पूछा जाए प्रतापगढ़ तो वो कांठल क्षेत्र में आता है, बाकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है बांगड़ में आता है। और तीनों का कॉम्बो पूछ ले तो वो बांगड़ में ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर देखो, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय जो एरिया है, अरावली पर्वतीय एरिया जो है ये बोमट में जाता है। कहाँ पर जाएगा? बोमट में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बोमट, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ बोमट यहाँ पर हो जाएगा, दूसरे का आंसर होगा बोमट। तीसरा आता है आबू पर्वत खंड, अबूर्द यहाँ पर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। कोटा बूंदी, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि ये हाड़ौती क्षेत्र होता है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ नहीं है इसमें, बाकी कोटा बूंदी बारा क्षेत्र जो है ये जो है हाड़ौती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सेकंड ऑप्शन। क्या होगा भाई? सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आए, एक सेकंड साफ सुथरा मैं बना देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये सेकंड ऑप्शन वाला सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, जनगणना से क्वेश्चन आता ही है। जनगणना 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो लिंगानुपात में कमी कहाँ कहाँ आई है? एक तो राजसमंद और एक चूरू में। पहला ऑप्शन हो जाएगा राजसमंद और चूरू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है जिसमें कथन है और आपको करेक्ट आंसर इस टाइप से बताना है। देखो, राजस्थान में जनसंख्या का विवरण असमान है, बिल्कुल सही बात है। राज्य में जलवायु उच्च वायु कारकों में विविधता पाई जाती है, ये भी सही बात है। तो सही बात है तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, एस और आर दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिले दे रखे हैं और एक तरफ पर्यटक दे रखा है। तो अलवर यहाँ पर दिया गया है, तो अलवर में क्या है? डिग नहीं है, कोलायत तो बीकानेर में है, ठीक है। और अजमेर में क्या है? अलवर में तो है पांडुपोल, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अलवर में क्या है? पांडुपोल। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर ध्यान से देखना। अलवर में तो क्या हो जाएगा? पांडुपोल। अजमेर में क्या हो जाएगा? सोनी जी की नसियाँ अजमेर में है। ये बीकानेर में कोलायत है और भरतपुर बचा हुआ है, इसमें डिग है, ठीक है, पर्यटक स्थल के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो वो हो जाएगा कच्चे माल की उपलब्धता। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? कच्चे माल की उपलब्धता। इसके बाद आता है राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर कौन से आर्द्र, तो आप लोगों ने देखा होगा ये राजस्थान का नक्शा मान सकते हो, ये ऊपर की तरफ उत्तर, ये दक्षिण और इधर पूरब और ये पश्चिम, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कौन सा होता है? यहाँ होता है अति आर्द्र, यहाँ होता है आर्द्र और यहाँ होता है उपाद्र। तो क्या पूछा है दोस्त? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, तो दक्षिण इधर है ना, और पूर्वी ये वाला एरिया पूछा है आपसे। हाड़ौती वाला एरिया पूछा है, मतलब हाड़ौती का पठार वाला जो एरिया है वो आपको बताना है। या इसको ये भी बोल सकते हैं कि आर्द्र जो एरिया है, आर्द्र मैदानी एरिया, उसके बारे में, तो वो आता है हाड़ौती पठार, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, ये वाला एरिया इसमें आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 16 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन आता है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो कितने जिलों में विस्तृत है? 2 जिलों में विस्तृत है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला है कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से भी जानी जाती है? ऐसी कौन सी हवा है डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो वो है हरमट्टन। कौन सी है? हरमट्टन जो है यहाँ पर ऐसी हवा है जो डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने किस दिशा में बहती है? उत्तरी गोलार्ध में जो है व्यापारिक पवने किस दिशा में बहती है? तो आप सभी को पता होगा दक्षिण से पश्चिम वाला जो एरिया है उसमें व्यापारिक पवने बहती है। कौन से में? दक्षिण से पश्चिम वाले एरिया में, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा भाई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए यह प्रसिद्ध है काजीरंगा। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तरों का यहाँ पर चयन करना है। तो देखो, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, ठीक है, मुंबई से अधिक है, ये करेक्ट बात है। इसके बाद चेन्नई में लौटते मानसून में ज़्यादा वर्षा होती है, ये भी सही बात है। तो पहला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। पहला और दूसरा दोनों सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, तो अपन भी इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 1921, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा? जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष 1921। इसके बाद आता है महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। महान सीमा भ्रंश पृथक करता है, ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आइएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है ना, वो बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर आता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ, यह है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। इसके बाद आता है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? तो देखो, अत्यधिक वनों से बिल्कुल जुड़ी हुई है, वनों की कटाई से भी जुड़ी हुई है, अत्यधिक खेती से, अतिचारण से। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें चारों ऑप्शन आ रहे हैं वो है सेकंड नंबर ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधित नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची के कार्य करने के पूर्व माननी होगी। पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है, एक सेकेंड, कूट वाला आंसर तो नहीं है इसका, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही है ही सही। दूसरा पढ़ो, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है लिखित सूचना देनी होगी। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, बाकी तीसरा गलत है। ठीक है ना, पहला दूसरा यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? यानी कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुख्यमंत्री भी रहे हो और उप मुख्यमंत्री के दोनों के पदों पर ये रहे हैं, तो वो है टीकाराम पालीवाल जी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, तो एक तो है जयनारायण व्यास जो मंत्री नहीं रहे हैं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री ये बने थे। एक भैरव सिंह शेखावत, ये भी मुख्यमंत्री ही रहे हैं, मंत्री नहीं रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, ए और डी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ मुख्यमंत्री है और उनके टाइम पर जो मुख्य सचिव थे उनकी बात है। तो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की यहाँ पर चर्चा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें। देखो, मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम मेनन थे, ये बिल्कुल सही बात है। शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णवल्ली थे और भैरव सिंह शेखावत के समय टी वी रमन थे। तो यहाँ पर ये तीनों तो सही है, बाकी ये जो सेकंड ऑप्शन है इस टाइम पर अलग थे, ये गलत है। तो यही आप लोगों से पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर, निम्नांकित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधित मंत्रिमंडल समिति के हैं? तो यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त, ये जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी वाला ऑप्शन, यही इसका सही जवाब है। एक सेकेंड, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कोर्ट वाले क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं पहले। देखो, केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ये भी सही है। ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिस पर व्यापक पर्यवेक्षक में निर्णय लेना आवश्यक हो, ये भी सही है। और विदेशी मामलों से संबंधित ऐसी नीतिगत मामलों पर विचार करना जिससे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो, ये भी सही है। कहने का मतलब जो ये तीसरा ऑप्शन है ये सही है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? अब आपसे पूछा गया है। तो सांस्कृतिक केंद्र के जो सभापति होते हैं, आपको पता होगा राजस्थान के जो राज्यपाल है वही कुलाधिपति भी होते हैं, वही सांस्कृतिक केंद्र के सभापति भी होते हैं। ये सब चीज़ें इनके अंडर में होती है। सैनिक स्कूलों के भी यही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखो, हरिदेव जोशी त्रिपुरा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को थोड़ा स्पीड पे इसलिए करा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि स्लो है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप जितना जल्दी इस वीडियो को कवर करेंगे तो बहुत बेनिफिट आपको होगा, ठीक है ना। और जो भी जितने भी पेपर करा दिए हैं मैंने फर्स्ट पेपर के लिए, अगर आपको 40% मार्क्स किसी भी हाल में चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। सेकेंड ग्रेड का नियम है ये। निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 में। कब? 2000 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36, क्वेश्चन नंबर 36, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष है अलेक्जेंडर मूडी मैन। कौन थे भाई? अलेक्जेंडर मूडी मैन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से किसने यह मत प्रदान किया है कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव और संघर्ष में वृद्धि, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक और आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल हस्टिंगटन। पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई? तो करेक्ट हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक है ना। मोरारजी देसाई को जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई थी। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1971 में हुई थी ग्रीन पीस की स्थापना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जो कि डिलीट कर दिया है आरपीएससी ने। अब डिलीट कर ही दिया है तो क्या ही मतलब है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315, ठीक है ना। अनुच्छेद 315 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से कौन सी नियुक्तियां हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधित समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा मेरे दोस्त? देखो ए, बी और सी, यानी कि गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, रेल बोर्ड। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है आपको, यही इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा, 43 नंबर, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन भी आपको करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन है जगदीश भगवती, तो ये है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर आता है जोसेफ स्टिग्लिटिन, इसका पहला ऑप्शन है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो उल्रिक बेक, ये आता है व्हाइट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद है मिल्टन फ्रीडमैन, ये होता है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा स्किन प्रॉब्लम। 43 का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, सेकंड ही है। चलो अगला है, निम्नांकित भारतीयों के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो एस राधाकृष्णन हुए थे एक एम हिदायतुल्लाह खान हुए थे। ये यहाँ पर हो जाएगा पहला और तीसरा ऑप्शन होगा इसका सही। असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? असम गण परिषद की स्थापना 1985 में हुई थी, याद रखना 1985। इसके बाद आता है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया। देखो 304 ख में जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, यही होगा। नहीं वाला ऑप्शन पूछा है तो 304 ख राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये गलत है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णयन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है? 262 में है भाई, ध्यान रखना 262 में है ये इसका नदी दूनों के जल संबंधित विवादों के न्याय निर्णय संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 262 में। कागारवाद का सिद्धांत किसने दिया? कागारवाद का सिद्धांत दिया था जॉन फोस्टर डेलस ने। किसने? जॉन फोस्टर डेलस ने। अगला आता है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध क्या है? भूमंडलीकरण उष्मीकरण को कम करने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2003 में किस देश में रोज रिवोल्यूशन यानी कि गुलाबी क्रांति हुई? तो यहाँ पर आ जाएगा जॉर्जिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जॉर्जिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो है एचेसन प्लान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एचेसन प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992, ये सही नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन आता है, बिस्सलपुर बांध, ठीक है, टोंक जिले में बिस्सलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो बिस्सलपुर में ब्राह्मणी बनास परियोजना, बनास नदी पर, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगर माही पूछ ले तो ये आपके बांसवाड़ा बांगड़ एरिया में है, ठीक है। गरदड़ा बांध परियोजना और पर्वतीय सिंचाई परियोजना, तो इसका आंसर होगा ही नहीं। तो इसका आंसर होगा ब्राह्मणी बनास परियोजना, जो कि बनास नदी पर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू प्रथम प्रवेश किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से स्लिप हो गया है ना, डेब्यू है वहाँ पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा खलील अहमद, टोंक जिले से, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है? तो किसके लिए की गई है? राजकीय विद्यालयों के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? तो उसका नाम है राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज। क्या है भाई? राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज। भीलवाड़ा में जो कॉलेज स्टार्ट हुआ है मेडिकल कॉलेज, उसका नाम है राजमाता विजयराजे। अगला क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? तो 5,000 रुपये तक की राशि यहाँ पर दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है? तो यहाँ पर दिशारी जो है मोबाइल ऐप शुरू किया है। जब ये पेपर हुआ था उस हिसाब से क्वेश्चन आए हुए हैं करंट के, तो अभी के करंट आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल आवश्यक दिया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 वर्ष का शिशु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेटा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? तो वो आता है आपका चूरू जिला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वो 2018 में प्रारंभ की गई थी, 2 जुलाई 2018 को। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? तो यहाँ पर 40.92% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004-2016 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी रही? तो यहाँ पर कितनी रही थी? 3.2%। कितना भाई? 3.2%। फिर आता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? तो राष्ट्रीय आय के बराबर है NNPFC। 4th ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन देखो, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष क्या है? तो गणना का आधार वर्ष है 2011 और 2012, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों को पढ़े। निम्नांकित कथनों को पढ़े, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। फिर इसके बाद आता है एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा ऑप्शन, यानी कि दोनों ही ये सही है। तो यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में नहीं आता है? तो वो आता है 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच। ये जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? ये दिए गए जितने भी विकल्प है ये सभी सही है, इन्हों से ही शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, संबंधित है। 20 क्वेश्चन करके कुछ आपके साइकोलॉजी के भी आते हैं, तो उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 69 क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन गलत है? तो अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। गलत पूछा है तो गलत है वो, पर क्वेश्चन के हिसाब से वो सही आंसर है। एक अध्यापक ने विद्यालयों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनैलिटी की, यानी कि व्यक्तित्व की। ठीक है, व्यक्तित्व इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आता है 71 नंबर क्वेश्चन, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीख लिया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? प्रभाव का नियम कहलाता है, सेकेंड ऑप्शन। अगला आता है, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु जो है बुद्धि से संबंधित है, इंटेलिजेंस से संबंधित होती है बेसल आयु। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का परिकलन का सूत्र आपसे पूछा गया है। आईक्यू के परिकलन का सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MA/CA × 100 होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, रोशा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है? 5 काले और सफ़ेद और 5 बहुरंगी कार्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला आता है, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता है। तो वो है हल। करेक्ट आंसर क्या होगा? हल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का आईक्यू क्या होगा? तो उसका आईक्यू होगा 64। फिर है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। ठीक है, तो व्यवहार हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद आता है, अभिरुचि, अभिवर्ती, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र होते हैं? तो ये होते हैं व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन। अगला आता है, निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? तो निम्नलिखित में से गलत कथन या गलत ये है सामाजिक अधिगम सिद्धांत बूर्नर, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है ना, गलत यहाँ पर है। अगला आता है, बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो वंशानुगत और वातावरण दोनों जो है बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को जो है प्रभावित करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से थार्नडोइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम क्या होता है? तो वो होता है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है समायोजन। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, और यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन आता है 84, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। क्या होती है उपादेयता? ए और बी दोनों, यानी कि स्वयं के ज्ञान की तैयारी और बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी। तो यहाँ पर ये जो है तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 85, अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं निम्न उपलब्धि वाले। अगला क्वेश्चन है 86, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को जो है बाल केंद्रित बना दिया गया है।
फिर आता है गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा 120 तत्वों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम प्रसिद्ध है विष्णुइयों के लिए। मुकाम प्रसिद्ध किसके लिए है? विष्णुइयों के लिए। फिर आता है इसके बाद मुकाम प्रसिद्ध है विष्णुइयों के लिए। इसके बाद है कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो किसको माना जा सकता है? महाराव उमेश सिंह फर्स्ट के काल को जो है यहाँ पर उत्कृष्ट काल माना गया है। किसका? कोटा के शासक महाराव उमेश सिंह फर्स्ट। फिर आता है श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित रही है? तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही है रमा देवी। अगला है ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी। विवाह के समय उम्र थी मात्र 3 वर्ष। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो ये बांसवाड़ा जिले में है मानगढ़। ठीक है, बांसवाड़ा जिले में है मानगढ़। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित होता है। गौरी लोक नृत्य जो है बीलों से संबंधित होता है। फिर आता है किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में किसना दिवस मनाया? वो जोधपुर ने। किसने 1936 में किसने मनाया था किसना दिवस? जोधपुर। फिर है आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये है अपने गुर्जर प्रतिहार काल के। गढ़बिल्ली के बारे में तो सभी को पता होगा। ये बूंदी वाला किला नहीं है, तारागढ़ फोर्ट है अजमेर का। ठीक है ना, 96 का आंसर हो जाएगा। तारागढ़ फोर्ट को ही कहते हैं गढ़बिटली। ठीक है, चलिए पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा होता है? तो पाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कोलू गांव है। अजमेर मेड़वाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। चार चौमा मंदिर राजस्थान की किस जिले में है? तो आपको पता होना चाहिए कोटा जिले में है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार बढ़ता है? तो जीण माता कहाँ पर है? सीकर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीकर। तो इस प्रकार से आप लोगों के पेपर सेट होता है। पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन तो कंपलसरी होते ही हैं। 40% मार्क्स तो आपको लाने ही होते हैं और इतने तो आपके आने भी चाहिए, ताकि आपके अगर 40% से ऊपर मार्क्स आते हैं, 40% आते हैं, तो सिलेक्शन में भी श्योरिटी आ जाती है। और साथ में ही आपके जो दोनों पेपर के मार्क्स बनते हैं तो परसेंटेज मेरिट अच्छी बनती है, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो भी अपलोड कर दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। अभी और भी कुछ पेपर हैं तो वो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले। तो ज़रूर आप लोग एक बार स्पीड से या जैसे भी आपका मन हो देखकर ज़रूर जाइएगा, ताकि आपकी हेल्प हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।